पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कोयटा पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा, आपके सामने है। मैं तो यही समझता हूँ कि अब तक जो दावे किए जाते रहे हैं कि हमने दहशतगर्दी ख़त्म कर दी है, दहशतगर्दों को शिकस्त दे दी है, और उसके बावजूद मच जैसा इतना बड़ा वाक़या मुल्क में होता है और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाक़ों में जो आए रोज़ टारगेट किलिंग हो रही है, जगह जगह पर लोग शहीद हो रहे हैं इन्हीं दहशतगर्दों के हाथों से, तो फिर क्यों दावा किया? और अगर दावा गलत किया है तो फिर अपने झूठ का एतराफ़ करे, क्यों कौम को धोखा दिया गया है? सर, वो पिंडी वालों ने एक ने तो जवाब कह दिया कि आपको चाय पानी पिलाएंगे, दूसरा पिंडी वाला शेख रशीद के बारे में क्या कहते हैं, वो खामोश है। अच्छा, भाई कोई ऐसा संजीदा सवाल किया करो ज़रा करके हम भी कोई बात कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म को मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक कोरोना का ख़तरा अभी टला नहीं है, मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है, काबीना अरकान का ये कहना है। वज़ीर आज़म ने कोरोना से मुताल्लिक़ SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। मास्क की पाबंदी पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाए, ये हिदायत दी है वज़ीर आज़म ने। काबीना ने PS 52 उमरकोट ज़िमनी इंतखाब में रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक शहरी सुफियान सईद के बेटे के अगवा से मुताल्लिक़ वफाक़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पिटीशन पर ब्रीफिंग दी गई है। काबीना में इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न गैर मुल्की फ़ंड्स की तफसीलात का मामला भी मौखर किया गया है। ज़राए का बताना है कि काबीना ने लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी के DG की तैनाती की मंजूरी भी दी है, और इसके साथ साथ रेलवे अराजी पर कसीरुल मंज़िरा इमारत की तामीर के मुताल्लिक़ कमेटी कायम की गई है, ये भी ज़राए का बताना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल बहरान पर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। ज़राए का बताना है कि पेट्रोल बहरान कमीशन रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म ने ज़िम्मेदारों का तयन करने के लिए कमेटी को टास्क सौंपा था। 4 रुकनी वजारती कमेटी अब तक की पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देगी। ज़राए का ये बताना है कि असद उमर, शफ़क़त महमूद, शीरी मज़ारी और आज़म स्वाति कमेटी के रुकन हैं। वज़ीर आज़म ने इजलास में उमर अयूब, नदीम बाबर को भी तलब कर लिया है। चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ है। ज़राए का बताना है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट, मुशीर पार्लिमानी उमूर और कायदे ऐवान इजलास में शरीक हुए। नैब के मामले पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुशावरत हुई। इजलास में सलीम मांडवीवाला ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। सलीम मांडवीवाला ने कहा कि नैब के खिलाफ करारदाद और तहरीक इल्तिवा के फैसले पर कायम है। मुशावरत में खुसूसी कमेटी के क़याम की भी तजवीज़ दी गई। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में आटे की कीमत 71 रुपये किलो तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से चक्की मालिकान हों या आम सारिफ सभी मुश्किलात का शिकार हैं। अहवाल बताएंगे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में आटे की कीमत एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आटे की फ़ी किलो कीमत 68 से 71 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है, यानी कि 10 किलो आटे का बैग 710 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हैदराबाद में चूँकि चक्की के आटे का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी चक्की के आटे की जो फ़ी किलो कीमत है वो 68 से 69 रुपये तक पहुँच चुकी है। इस हवाले से चक्की मालकान का ये कहना है कि एक जानिब सरकारी गंदुम जो है वो फ़राहम नहीं की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट फूड डिपार्टमेंट की जानिब से जो इनका कोटा है, जो उस कोटे के मुताबिक इनको गंदुम फराहम नहीं की जा रही है। इस वजह से ओपन मार्केट का रुख करना पड़ रहा है, और ओपन मार्केट के अंदर जो गंदुम की फ़ी बोरी की कीमत है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इस टाइम 5850 रुपये की 100 किलो की बोरी चक्की मालकान को मिल रही है। यही कहना है चक्की मालकान का कि ये जो आटे की फ़ी बोरी की जो कीमत है 100 किलो की, इसमें भी तकरीबन 100 से 150 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता साल अप्रैल से अगर लगाएं, यानी कि जब गंदुम की फसल उतरती है उस वक्त से इस वक्त तक का रेट लगाएं तो तकरीबन 2600 रुपये का इजाफा हो चुका है 100 किलो की बोरी के ऊपर। होती थी तो उनकी जो ऑडिट हैं वो प्राइवेट सेक्टर से कराए जाते थे, तो एक हम आहंगी लाने के लिए एक मैकेनिज़्म बनाया गया है जिसमें कि ऑटोनमस बॉडी जिस तरह के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिस तरह के OGDCL है, PTC है, इस तरह के जो इदारे हैं, तो उनमें भी ऑडिटर जनरल का दायरा कार बढ़ा दिया गया है।
क्योंकि एक तो ये होता है कि जितने भी ऑडिट के पैराज होते हैं वो दो नौइयत के होते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर प्रोसीजरल, जिनमें के नकाइस रह जाते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा एक तो उसमें एक एलिमेंट सनसनीखेजी का भी आ जाता है, जो कि महज प्रोसीजरल इश्यूज़ होते हैं, लेकिन उनको ऐसे बना के पेश किया जाता है जो कि किसी सूरत में मददगार साबित नहीं होते। तो ये सारे जो ऑडिटर जनरल का जो पूरा जो फंक्शनिंग है, उसमें ऑटोमेशन, उसमें डिजिटाइजेशन, और उसके साथ में ज़िमनी तौर पे ये भी डिस्कस हुआ कि जो मुख्तलिफ़ इदारों में, जिसमें कि ख़ास तौर पे जो जहाँ पे के चेक्स इशू होते हैं, उनको भी ऑटोमेट किया जाए कि जितना ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो, कि लोगों को आसानी से पेमेंट्स भी मिल सकें और उसमें शफाफियत भी आए। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, देखिए हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में एक हमारा हदफ था कि हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएं, और वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इस तरह की हों जिससे कि जो मौजूदा वक्त है उसके मुख्तलिफ तकाज़े हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी वो पुरानी रीत पे चल रही हैं, जिसमें कि एफिशिएंसी भी कंप्रोमाइज़ होती है, ट्रांसपेरेंसी भी कंप्रोमाइज़ होती है, और अकाउंटेबिलिटी भी कंप्रोमाइज़ होती है। तो इन चीज़ों को हासिल करने के लिए हमारी हुकूमत ने बहुत काम किए हैं। बदकिस्मती से वो अलग बात है कि हम उसको आवाम तक नहीं पहुंचा सके। तो इसी सिलसिले में ये भी फैसला हुआ कि आने वाले दिनों में पूरी जो रिफॉर्म्स हमने की हैं उनको हम आपके सामने लाएंगे कि किस तरह से इदारों में रिफॉर्म्स की गई हैं। कितने इदारे थे, कुछ 445 के करीब थे, और उसको हम 341 पे ले आए हैं। कुछ को मर्ज कर दिया है, कुछ को ख़त्म कर दिया है, और साथ में ये बात भी हुई कि 18वीं तरमीम के बाद जो सब्जेक्ट्स थे, जो मिनिस्ट्रीज़ थी, जो डिवॉल्व कर दी गई सूबों को, उसके बावजूद जो फेडरल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉइज़ का हुजम है, बजाय कि वो कम होता, वो बढ़ गया है। फिर इसी ज़मन में पेंशन फंड्स, उसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर हमेशा जिक्र करते हैं, और उसमें जो पेंशन कमीशन है उसको भी एक फास्ट ट्रैक करने पे उनको काबीना ने ये एडवाइस किया कि वो अपने काम को तेज़ करें, क्योंकि ये दोनों बड़ी अहम चीज़ें हैं। और सूबाई जो एम्प्लॉइज़ होते हैं और जो फेडरल एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनमें जब से ये इस तरह के मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि जो 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम पर से के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसे नकाइस हैं जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। अब उसमें होता यही है कि जो उनके जो फंड्स उनको एलोकेट होते हैं, उसमें से अब एक ग्रेड 1 से 15 तक की जो असामियाँ हैं, ये 85% उसका बजट का जो सैलरीज का होता है उसका हिस्सा होती हैं। तो इस सिलसिले में भी शफकत महमूद साहब जो कि इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी तफसीलन गुफ्तगू हुई, जिसमें कि ये जो अदम तवाज़ुन है सूबाई और वफाकी हुकूमत के एम्प्लॉइज़ का, इसको भी एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। उसके अलावा
और ये जो रिफॉर्म्स हैं इसकी ज़ाहिर है कि आपको आने वाले दिनों में एक मुकम्मल जामे किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कि सारी रिफॉर्म्स जो कि हमने की हैं और जो मुकम्मल हो गई हैं उनकी तफसील भी और वो जो कि अभी होनी है उसकी तफसील भी आपके सामने पेश की जाएगी। उसके अलावा जो पेट्रोल की स्मगलिंग है वो एक बहुत ही अहम है, क्योंकि जो पेट्रोल की स्मगलिंग है उससे दो चीज़ें हो रही हैं। एक कि जो मायारी पेट्रोल है, क्योंकि जो और पेट्रोल जो कि ओवरसीज़ के थ्रू जो आता है उसका एक ख़ास क्वालिटी का मायार होता है, और जो स्मगल होके आता है उसका कोई क्वालिटी कंट्रोल होता ही नहीं है। तो न सिर्फ कि ये माहौलियात के कॉन्टेक्स्ट में या आपकी जो गाड़ियां हैं उनकी वेयर एंड टेयर में, बल्कि जो आपके ख़जाने को नुकसान पहुंचता है वो भी कोई तकरीबन कोई 180 अरब रुपए के लगभग है। तो ऐसी सूरत में जबकि हमें न सिर्फ के इसके जो सोशल नुकसानात हैं उसके अलावा जो नुकसान होता है गवर्नमेंट को वो भी बहुत अहम है। तो इसलिए उस पर जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसकी कि इत्तेफाकन जो कार्रवाई हुई है वो आज से शुरू हुई है, तो वो 192 पेट्रोल पंप्स जो हैं, ऐसे पेट्रोल पंप्स जो कि इस किस्म का तेल बेचते थे, उन पे FBI, कस्टम्स, जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं, पुलिस, सब ने एक जामा एक स्ट्रेटजी बनाई है जो कि पूरे मुल्क में कार्रवाई कर रही है, जो कि शुरू हो गई है। जिस तरह मैंने कहा 192 पंप्स उनको सील कर दिया गया है, और जो उसकी सज़ा है वो भी बड़ी कड़ी है। एक तो उनको 1 हफ़्ता दिया गया है कि वो अपने जवाबात दें परचेजेस के, सेल के, और दूसरा ये है कि जब ये तय हो जाए कि ये पेट्रोल बेच रहे थे, स्मगल पेट्रोल बेच रहे थे, तो फिर उसमें पेट्रोल पंप की और जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी अटैच कर दिया जाएगा, और ये बड़ी सख्त सज़ा है। तो इसलिए बेहतर यही है, तंबीह यही की गई है। और ये तकरीबन मुल्क में कोई 2094 पंप्स हैं जो कि जिसमें पूरे मुल्क में ये फैले हुए हैं, और ये वो तेल बेच रहे हैं जो कि न सिर्फ मुज़िर है बल्कि गैर कानूनी भी है, और उससे हमें हमारे एक्सचेकर को भी नुकसान पहुंचता है। इसमें जो बाकी पंप्स हैं उनके ऊपर भी इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, तो उनके साथ भी इसी किस्म की वो होगी, ट्रीटमेंट होगी। उसके बाद हमारे मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग और इस्लामाबाद के MNA असद उमर साहब ने उसामा सत्ती का केस उठाया, जिसमें कि वज़ीर आज़म साहब ने अपनी सख्त उसका इजहार किया, खफगी का इजहार किया कि कैसे एक नौजवान लड़का उसको गोलियां मार के उसको उसकी ज़िंदगी ले ली है। तो जो GIT बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, पेश कर दी है सेक्रेटरी दाखिला को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, ज़ोर देकर कहा कि अगर तो इस GIT से वो रसा वो मुतमईन ना हो, तो जिस तरह भी वो कहेंगे, जिस तरह की तहकीकात वो कहेंगे, जिसमें कि हाई कोर्ट का जज शामिल हो, जिस तरह के भी वो उनकी तसल्ली के मुताबिक इंक्वायरी होगी, और जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। उसके बाद एक अहम टॉपिक जो कि हमारे अक्सर मुल्क में जिसकी बात होती है वो है जबरी गुमशुदगी के बारे में।
इसके बारे में जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री है डॉक्टर श्री मज़ारी के मातहत, उसमें लॉ मिनिस्ट्री को कहा गया है कि जो कानून उन्होंने पेश किया है उसको फास्ट ट्रैक किया जाए। उसके बाद एक और अहम चीज़ जो कि आपने देखा है कि पिछले दिनों से मीडिया की जीनत बना हुआ है, वो है ब्रॉडशीट। जो ब्रॉडशीट स्कैंडल है उसके बारे में, चूँकि ये एक ऐसा मसला है जो कि सन 2000 से शुरू हुआ था और फिर जब NRO दिया गया PMLN को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो उसके बाद इस पे एक किस्म के सरदखाने में चला गया। ये वो इंक्वायरी थी जिसमें के 200 नाम दिए गए थे, आपको बखूबी मालूम है, जो कि इस मुल्क के असासे लेकर बाहर मुंतकिल किए हैं गैर कानूनी तौर पर। तो उनकी लिस्ट जो दी गई थी उसके बारे में जो सरदमोरी का इजहार किया गया बाद में जब NRO दे दिए गए, तो उसके बारे में जो अभी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ सामने आए हैं मूसवी के, और जो इंग्लैंड में जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको देखते हुए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है जो कि इस सारे केस को और इसके चीदा चीदा नुकात को तश्त-ए-ज़बाम करेगी और पहुँचाएगी कि किस तरह से इस मुल्क के, एक तो न सिर्फ ये कि उन लोगों ने जिन्होंने कि इस मुल्क के असासे लूटे, बल्कि जो पैसे दिए गए थे उस कंपनी को कि ये वो कार्रवाई करे, और उन्होंने काफ़ी अहम इंकशाफात शुरू भी कर दिए थे, जिसमें कि बाद में नवाज शरीफ साहब कि किसी बंदे ने, कहते तो हैं उनके कज़न ने, अप्रोच किया कि इस चीज़ को नेगोशिएट कर लिया जाए और उनका नाम निकाल लिया जाए, जिस पे उसने कहा कि वी डोंट डील विद द क्रुक्स। तो इसके बारे में भी जो कमेटी है वो अपनी इंशाल्लाह अनकरीब 2-4 रोज़ में इसके बारे में हम जो भी इनके इंकशाफात करने हैं हम वो करेंगे, ताकि वो लोग जिन्होंने कि इस मुल्क के इदारों को मजाक बनाया, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया और फिर मुल्क को एक ऐसी लिटिगेशन में, एक ऐसे मुकदमे में डाल दिया जिससे कि हमारी बड़ी हमें हजीमत उठाना पड़ी। उसके बाद जो फूड, यानी आपने देखा होगा कि जो शुगर और ख़ास तौर पे वीट का, उस सिलसिले में भी एक बड़ी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंस्ट्रक्शंस दी कि अगले 15 रोज़ में जो कानून है उन तजुर्बात की बुनियाद पे जो कि पिछली सालों में हासिल हुए कि उन पे एक पॉलिसी बनाई जाए और 15 दिन के अंदर अंदर उन नुकात को एड्रेस किया जाए, जिसमें कि जिस तरह के हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने गंदम की सप्लाई को रोककर मार्केट में जो डिस्टॉर्शन पैदा की, जिससे कि कीमतें भी बढ़ीं और शॉर्टेज भी पैदा हुई। तो क्या वो इक़दामात हैं कानूनी तौर पे हम लें कि आइंदा इस किस्म का किसी भी सूबे को ये हक ना मिले कि वो पूरे मुल्क में जो सप्लाई चेन है शॉर्टेज को क्रिएट करना, इस किस्म की चीज़ें जो कि हमने देखी, जो कि वजह बनी उसकी कीमतों के बढ़ावे की भी और कमी की भी। तो इसमें भी एक सख्त जो है कानून साजी की बात की गई, क्योंकि ये एक फेडरल सब्जेक्ट है, गो के सूबाई हुकूमतें इसकी ज़िम्मेदार हैं, लेकिन जो कानून है वो जो है फेडरल हुकूमत के डोमेन में है। तो ये बुनियादी तौर पे बातें हुई और इसके साथ साथ जो एक जनरल डिस्कशन थी वो रही, क्योंकि ये हमारी एक ऐसी काबीना है जो कि मेरा नहीं ख्याल है, गो कि मेरा कोई इत्तेफाक नहीं रहा माजी की काबीना में रहने का, कि जिसमें कि जितनी अगर आप हमारे 2 साल की काबीना के इजलास देख लें
और पिछली हुकूमतों के पूरे 10 साल की वो ले लें तो हमारी जो कैबिनेट की डिसीजंस हैं, कैबिनेट की मीटिंग्स हैं, वो ज़्यादा रिलीजियसली हो रही हैं और उसमें होता ही है कि काफ़ी डिस्कशंस होती हैं। प्राइम मिनिस्टर कोई बंदा जिसने अपना माइक ऑन किया हो, सवालात पूछना चाहे, किसी चीज़ से अपना डिसएग्री करना चाहे या कोई सजेशन देना चाहे, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको बड़े उससे खुले दिल से वो करते हैं और उसमें हकीकी मानों में एक कलेक्टिव विजडम भी आता है और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक बुनियादी जो शर्त होती है वो भी पूरी होती है। थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइएगा, आज की काबीना इजलास में पीडीएम के हवाले से कोई गुफ्तगू हुई, बिलखसूस सेनेट के इलेक्शन सर के हैं और हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ क्या स्ट्रेटजाइज करने जा रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस 5 रुकनी कमेटी को दी गई है जो पीडीएम की सारी तहरीक को काउंटर करेगी, या उस पर डिफरेंट कमेटी बनेगी और उसके हवाले से गुफ्तगू हुई? थैंक यू। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीडीएम तो हमारे लिए क्या बल्कि पूरे मुल्क के लिए किस्सा पारीना बन गया है। ये एक ऐसी तहरीक थी जो कि जिसकी बुनियाद ही बड़ी खोखली थी, क्योंकि अवाम हमेशा करप्शन के ख़िलाफ़ तहरीक में निकलते हैं, करप्शन को बचाने के लिए वो किसी का साथ नहीं देते, तो इस वजह से उस पर तो कोई बात हुई नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो सेनेट में जो हम सेनेट के इलेक्शंस के बारे में जो बिल इस वक्त अदालत में भी जो हमने गाइडेंस मांगी थी, उसमें बुनियादी हमारा मकसद यही है कि इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट हों और जो पैसे का इस्तेमाल है वो ना हो, क्योंकि अगर अपर हाउस जो कि इस पार्लियामेंट का सबसे एक बालाई वो है हाउस है, उसका जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि वो लोग इसमें आएँ जो कि एक ख़ास तजुर्बा रखते हैं, एक ख़ास लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, और किस तरह से वो, और ख़ास तौर पे वो लोग भी जो कि मेरा ख़्याल है कि जो इलेक्शंस में किसी भी वजह से हिस्सा नहीं लेते, तो उनको एक मौका दिया जाए ताकि वो पॉलिसी साजी में, कानून साजी में अपना किरदार अदा करें। लेकिन होता यही आया है कि पैसे वाले लोग आ जाते हैं और जो हकीकी मानों में जिनको होना चाहिए वो आ नहीं सकते। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारी पार्टी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है, ये अभी की बात नहीं है, हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि जो सेनेट के इलेक्शंस हों वो ट्रांसपेरेंट हों और वो जिसको कि हम आम लफ्ज़ों में शो ऑफ हैंड्स कहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उसमें मकसद यही है कि जो वोटर का जो वोट है उसका तयन हो सके कि उसने किसको दिया है। तो इस पे ज़ाहिर है कि हम आने वाले दिनों में इसको हम परसू भी करेंगे, देखें हमें कोर्ट क्या हमें गाइडेंस देती है और उसी बुनियाद पे। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि इसमें पूरी कौम को पता होना चाहिए कि इसमें मकसद क्या है हमारा और किन वजूहात की बुनियाद पे हम ये कानून साजी करना चाहते हैं। शकील साहब, एक टॉपिक आज शुरू में बात की ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की, उसमें मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो आप सब शामिल कर रहे हैं। बाकी ये गवर्नमेंट जो है वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, लेकिन आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो है वहाँ पर एक एतराज़ किया है और कहा है कि जो आप कोविड वैक्सीन जो वहाँ पर खरीदने जा रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की आप खरीदारी परचेज करने जा रहे हैं, लेकिन वो पेपरा रूल्स से एग्जेम्प्ट कर दी गई है। क्या कहेंगे आप उस पर? क्या बाकी ऐसा हुआ है कि एग्जेम्पशन दी गई है और उसकी वजूहत? देखें, उसकी बुनियादी वजह एक तो ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की परचेज़ नहीं है। ये तो जो हमारा जो बजट था और जो एलोकेशन हुई है वो कोई 120 से 150 मिलियन डॉलर की हुई है। दूसरी बात कि पेपरा रूल से क्यों मुस्तस्ना किया गया है, बिकॉज जो लैंग्वेज जिस बिल को लाया गया था इससे वो करना, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी, सब्जेक्टिव चीज़ें थी उसमें। मकसद ये था कि इसमें जितनी भी कानूनी फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ती हैं, तो उससे एक तो बहुत ज़्यादा देर भी हो जाती है और दूसरी बात ये है कि ये एक इंटरनेशनल चीज़ है जिसमें कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों की बात नहीं कर रहे। ये मुख्तलिफ डिपेंड करता है कि किस मुल्क से हम ख़रीद रहे हैं। तो उसमें जो पेपरा लॉज हैं वो हम उसकी जो
हासिल करने में, क्योंकि इसका तो ताल्लुक सेहत से है, इसमें तो ये नहीं हो सकता कि आप महीने लगा दें, कितने इश्यूज़ खड़े कर दें, तो इसमें वक्त को बचाने के लिए ये एग्जेम्पशन दी गई है। और इसका जो एग्जेम्पशन है, इसका भी कोई ये नहीं है कि ये बिल्कुल आंखें बंद करके बगैर किसी हिसाब किताब के एक मैकेनिज़्म है, जो कि सारे जितने भी बाकी मैकेनिज़्म है वो रहेंगे। लेकिन पेपरा का जो है उसमें आपने देखा कि एक तो ये है कि उसमें सबसे कम कीमत लोएस्ट बिडर की बात होती है, लेकिन अगर आपने एक ही दवाई लेनी है तो उसमें तो कोई इस किस्म की चीज़, तो टेक्निकी चीज़ें हैं जो आड़े आ रही थी। और ये एक वन टाइम और एक ख़ास जो कि सारी दुनिया जानती है, सारा पाकिस्तान जानता है कि कोविड के लिए हम ऐसी चीज़ें जितनी जल्द से जल्द हो सके जो वैक्सीनेशन हम अवेलेबल कर सकते हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए। और उसकी भी जो आपको पता है कि जो बने हुए हैं कि प्रायोरिटी किसकी होगी, जो कि जो पेट्रोल की स्मगलिंग के बारे में काफ़ी ब्रीफ किया है, तो ये स्मगलिंग जो हो रही है वो ईरान से हो रही है। आप पेट्रोल पंप तो बंद कर रहे हैं, लेकिन जो उनको पेट्रोल पहुंचाने वाले हैं, जो स्मगलिंग कर रहे हैं, उनके बारे में क्या स्टेप आप ले रहे हैं? देखें, ये अंडे और मुर्गी वाली बात है। तो उसमें यही होता है कि अगर आप सप्लाई साइड को चोक कर दें तो जाहिर है कि वो एक तरीका है, डिमांड खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि डिमांड को ख़त्म कर दें तो सप्लाई इनफेक्टिव हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के वो हैं, लेकिन मकसद असल क्या है कि एक चीज़ गैर कानूनी है और उसको रोकना वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए इसका जो दायरा कार है वो मज़ीद फैलेगा। लेकिन इस वक्त तो ये है तय कि जो इसमें मुलविस हैं उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी और उनको बड़ी सज़ा है। के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि ये पेंशन के बारे में आप कैबिनेट से आ रही है, इसमें कोई ऐसी तजवीज़ आई है कि पेंशन में कोई कमी की जा रही है या कोई इस तरह? पेंशन में कमी? पेंशन नहीं जी, देखें, पेंशन में कमी की बात कभी भी नहीं होती। पेंशन का सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हम यही समझते हैं कि पेंशन एक बहुत सीरियस इशू है, जिसमें कि कई ऐसे इदारे हैं जो कि पेंशन जो है ना उसका साइज़ बढ़ रहा है और उस साइज़ को, उस पेंशन को पे करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो क्या ऐसा मैकेनिज्म इख्तियार किया जाए? रज़ा रब्बानी सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। गई है और आज अज खुद नेपरा ने शायद नोटिस लिया है सेक्शन 27 के तहत और उन्होंने एक इंक्वायरी जो है वो खुद ऑर्डर की है। लेकिन हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इस बात की तौफीक नहीं हुई कि ये मसला जो है वो उसके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर करे। जनाब चेयरमैन, गुड गवर्नेंस की बात होती है, मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा। गुड गवर्नेंस की बात होती है। दी सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी जो गुद्दू को पावर प्लांट को चलाती है, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर, ये तमाम के तमाम मेजर अदारे जो हैं ये बगैर सीईओज के या बगैर मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साल हा साल से काम कर रहे हैं। No one has been appointed to these positions till today and no one has been appointed even today. NPDC का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो पिछले 3 सालों से जो है वो अपॉइंट नहीं हुआ जनाब चेयरमैन। और फिर हुकूमत जो है, आखिर में मैं ये कहता हूं कि हुकूमत फिर बात करती है प्राइवेटाइजेशन की कि हम एनर्जी सेक्टर को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। आपने एनर्जी सेक्टर को प्राइवेटाइज किया और आपने देखा कि आपने के इलेक्ट्रिक का क्या हाल हुआ। अब आप 16 में से 10 डिस्कोस को जनाब चेयरमैन आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। उसका क्या हशर होगा जब ऑलरेडी मुल्क के अंदर पावर ब्रेकडाउन कंप्लीट हो जाता है और हुकूमत जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, जो लेबर की यहां पे बात की गई, डिस्कोर्स की, अभी लेबर यूनियंस के जो रेफरेंडम है वो सिंगल बॉडी का रेफरेंडम होता है,
लेकिन क्योंकि इन्होंने उन डिस्कोर्स को अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट को देना है, लिहाजा अब ये बात कर रहे हैं कि जी हर डिस्को का जो है वो अलग से रेफरेंडम किया जाए ताकि लेबर की पावर को भी तकसीम किया जाए। भारतीय साम्राज्य की पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल को ये हुकूमत लेके चल रही है जनाब चेयरमैन। और आखिर में मैं फिर आपके तवस्सुत से हुकूमत पे तो जू नहीं रहेंगी, लेकिन आपके तवस्सुत से मैं ये बात सामने रखना चाहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पावर क्राइसिस को जो है, जो ब्लैकआउट हुआ, इसको कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी को भेजें ताकि उसके ऊपर पार्लियामेंट्री इंक्वायरी सेनेट की जानिब से की जा सके, ताकि ये बात सामने आए कि इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कब। इन एक्चुअल फैक्ट द मिनिस्टर शुड हैव रिजाइंड, द मिनिस्टर शुड हैव रिजाइंड अगर अकाउंटेबिलिटी की बात है, बट द मिनिस्टर हैज नॉट इवन bothered to make a statement. So finally I would request you sir to refer this matter to the standing committee. ठीक है जी, thank you जी। वलीद इकबाल साहब प्रिपेयर हो गए हैं जी? जी प्रिपेयर हो गए। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस बात का कि आपने पहली इनिंग्स में सेनेट का इजलास जारी है।